हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। अध्याय अध्याय कह रहे हैं, ये है सेट टू। ठीक है, सेट टू है 2012 का। ठीक है, जो सेट वन है 2012 का वो हम लोगों ने देख लिया, ये सेट टू है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सेट टू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेट टू का। और सेट 1 सेट 2 ये सारी प्लेलिस्ट हमने करा दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है 2011 से। ठीक है, इसमें दिया गया सूची 1 में वैदिक नदी और सूची 2 में वर्तमान प्रारूप। तो इस वैदिक नदी जो है उसका वर्तमान नाम इस समय क्या है, ये पूछा गया है। बिपाशा, परुशड़ी, वितास्ता, सुताद्री। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या है दोस्तों? विपाशा, परुशड़ी, वितास्ता, सुदात्री। तो इस इधर दिया गया झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो विपाशा नदी का वर्तमान प्रारूप है ब्यास नदी। ठीक है, इसका वर्तमान नाम ब्यास। परुशड़ी, रावी। वितास्ता क्या रहेगा दोस्तों? वितास्ता रहेगा झेलम और सुदात्री रहेगा सतलज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसकी व्याख्या पे पहले पढ़ लेते हैं। वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिर्फ अकेले का 25 नदी का उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में है। ऋग्वेद नदी सूक्त 21 में नदियों का उल्लेख मिलता है। किस सूक्त में? नदी सूक्त 21 में नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। ये आ सकता है क्वेश्चन, किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। नदी तमा भी कहा जाता है सरस्वती को। ठीक है, वैदिक नदियों को उनके वर्तमान प्रारूप इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। बिपाशा ब्यास हो गया, परुशड़ी रावी हो गया, वितास्ता झेलम हो गया, सुदात्रा सतलज, सदानीरा गंडक और रेवा नर्मदा नदी। ये वर्तमान नदियों के नाम है, ये वैदिक काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं का उल्लेख कीजिए। तो बेवजह कोई उल्लेख में क्या क्या है? इसमें उल्लेख है दोस्तों इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एशिया माइनर बेगस कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ज्ञात है कि इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में, वरुण समुद्र के देवता के रूप में और ऋतु परिवर्तन के रूप में, दिन और रात कर्ता के रूप में है, और मित्र आकाश देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, तो ये इसकी व्याख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इधर है। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है, उसने 10 राजाओं को पराजित किया था। किस जन से संबंधित थे? वो त्रिशु जन से संबंधित थे। ठीक है, ये तो राजा के नाम थे, अनु, यदु, पुरु, दुहु। ये तो 10 राजाओं के नाम थे, लेकिन ये त्रिशु जन से संबंधित थे। किस जन से? त्रिशु जन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। राजा सुदास त्रिशु जन से संबंध थे। कालांतर में राजा सुदास अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। राजा सुदास का अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, जिनमें 50 आर्य थे और 50 आर्योत्तर जन के प्रधान थे। आर्योत्तर को अनार्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इन युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए थे। कौन? राजा सुदास विजयी हुए थे। पराजित जनों का गुरु प्रमुख था। पराजित जनों
में सर्वप्रमुख पुरु था। कौन थे? पुरु थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कथन और कारण। तो कथन ए है, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का विस्वा हिस्सा था तथा इससे समृद्ध सत्रपी शूपा या प्रांत था। ठीक है, और आर दिया गया है, सिकंदर का आक्रमण 327 से 326 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव को लुप्त हो चुका था। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का विश्व सबसे समृद्ध क्षत्रपी था, जबकि सिकंदर का आक्रमण 327 से 326 ईसा पूर्व तक समस्त पारसिक प्रभाव बना हुआ था, लुप्त नहीं हुआ था। ये प्रभाव देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसमें बना हुआ, ये इसमें बताया गया ये लुप्त हो गया था। ये देखिए ये पारसिक ये लुप्त हो चुका था, ये लुप्त नहीं हुआ था, ये बना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। वक्तव्य काव्य निम्न में से किसने दिए? ये पूछा गया है। भागवापी क्षत्रियों, अहम्पी क्षत्रियों, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय। ये किसने किया था? भागवती क्षत्रियो, अहम क्षत्रियो। इसका मतलब है भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय। तो इसको अजातशत्रु ने किया था। ये अजातशत्रु ने ही गौतम बुद्ध जी के अवशेषों में मांग की थी, अवशेषों की एक भाग की मांग भी की थी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अजातशत्रु ने वक्तव्य दिया है कि भागवती क्षत्रियो अहम क्षत्रियानियों। ठीक है, भागवती क्षत्रियानी अहम क्षत्रियानी, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। और उल्लेख है कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। उसने राजगृह में बुद्ध के अवशेषों का स्तूप निर्माण करवाया है। ठीक है, ये तो परंपरा थी कि पिता की हत्या करने के बाद बेटा राजसत्ता अपना लेता था, तो जिसकी शुरुआत अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, और बिंबिसार ने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी और इन्होंने इनके बुद्ध जी के अवशेषों में भी मतलब हिस्सा मांगा था। ठीक है, और इस स्तूप का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? राजगृह में। निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों को धन संचित करने का उल्लेख किया है? ये ऑप्शन है अवेव्यार, ऑप्शन बी मामलूनार, पन्नार, इंग्लो आर्डनिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मामलूनार। इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, मामलू नर संगम कवि नंद वंश के शासकों से संचित धन का उल्लेख किया है, जबकि इंग्लो आंडगल ने शिल्पादिकारम साहित्य की रचना की है। इनकी पुस्तक का नाम है शिल्पादिकारम। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है शिल्पादिकारम। और विदित है कि सेनगुट्टवन का यशोगान संगम युग में शारदिक कवियों की श्रेणी में आने वाला प्रणय ने किया था। ठीक है, सेनगुट्टवन का यशोगान संगम युग का शारदिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाला ट्रेवल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सूची 1 से सूची 20 से मिलाना है। ये है मौर्य टाइम पीरियड के अधिकारी और उनका कार्य बताना है। ठीक है, सन्निधाता, समाहर्ता, पराध्यक्ष, अंतर वंशिक, कर संग्रहण, कर विभाग का स्वामी, वाणिज्य विभाग का स्वामी, रानी निवास के रक्षक का स्वामी, कोषागार का स्वामी। तो ये सन्निधाता कौन है? सन्निधाता है कोषागार के स्वामी। सन्निधाता कौन है दोस्तों? कोषागार के स्वामी। और समाहर्ता है कर निरीक्षण विभाग के स्वामी। समाहर्ता कौन है? कर निरीक्षण
विभाग के स्वामी, फिर से कर लेते हैं, बहुत गोच पोच हो गया था। चलिए, सन्निधिता है कोषाध्यक्ष के स्वामी, और समाहर्ता है कर्ण संरक्षण के स्वामी, और पर्याध्यक्ष है वाणिज्य विभाग के स्वामी, और ये अंतर्वार्षिक है रानी वॉस रक्षक का स्वामी। कौन? अंतर्वार्षिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ये ए का 4, बी का 3, सी का 2 और ए का 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, कुछ और उनके नाम दिए गए हैं, अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन संचालन हेतु समकालीन स्रोतों में 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षकों का विवरण मिलता है। किसने? 18 तीर्थों का नाम और 26 अध्यक्षकों का नाम मिलता है। कुछ स्रोतों में उल्लिखित प्रमुख तीर्थ, उनके विभागों का वर्णन निम्नवत इस प्रकार है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष का स्वामी, समाहर्ता कर संग्रहण विभाग, पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, और इसको राजस्व, कर संग्रह विभाग को राजस्व विभाग भी कहते हैं। ठीक है। अंतर्वार्षिका रानी वास का रक्षक दल स्वामी, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, फौजदारी प्रतिष्ठा कौन थे? फौजदारी मतलब कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, आटविक वन विभाग का प्रमुख, व्यवहारिक दीवानी धर्म स्थानीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था दोस्तों? व्यवहारिक था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेनी, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ये क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं क्या सुमेलित करना है। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, ये है हमारा, तो इसमें शासक का नाम बताया गया, इसमें संबंधित व्यक्ति बताए गए। ठीक है, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, गांडो फर्नीस, डायमेकस, सेंट थॉमस, जीवक और वशस्कर। तो चलिए मिलाते हैं। बिंदुसार का इसके चिकित्सक राज्य के चिकित्सक मतलब इसके दरबार के चिकित्सक जीवक थे। तो ए का हो जाएगा 3, और बिंदुसार ये इनके डायमेकस से ये संबंधित थे, तो बी का हो जाएगा 1। अजातशत्रु ये वशस्कर इसके मंत्री थे। ठीक है, और गोंडोफर्नीस सेंट थॉमस, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डायमेकस सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम का राजदूत था। ठीक है, डायमेकस जो सीरिया का शासक एंटिओकस प्रथम राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, ये एंटिओकस प्रथम का राजदूत था डायमेकस। ठीक है, आया था। जीवक प्राचीन काल का महान वैद्य था, चिकित्सा शास्त्री था, उसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। इसे बिंबिसार ने अपना राजवैद्य नियुक्त किया था। कौन? बिंबिसार का राजवैद्य था, बताया था ना आपको। अजातशत्रु देखते हैं। अजातशत्रु का मंत्री वशस्कर कुशल राजनीतिज्ञ था। कौन? ये जो वशस्कर था ये कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसने लिच्छवियों में फूट डालकर साम्राज्य विस्तार किया था। इसने वशस्कर ने लिच्छवियों में फूट डालकर साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। और ये देखते हैं सेंट थॉमस के बारे में। सेंट थॉमस ईसाई पादरी था, जो प्रथम सदी में दक्षिण भारत आया था। यह पार्थियन शासक गांडोफर्नीस के दरबार में भी गया था। कहा जाता है कि थॉमस का प्रभाव से गांडोफर्नीस ने ईश्वर धर्म स्वीकार किया था। किसके? थॉमस के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म गांडोफर्नीस ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये इसकी व्याख्या थी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो सौ ईसा पूर्व से 300 ईस्वी की मध्य की अवधि में एक विशेषता विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्रायः स्वीकार
किया कर जाता है। निम्न कारणों में कौन सी वृद्धि सहायक नहीं हुई थी? ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से एक और हो गया था, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, ए है, ये है। और देखते हैं दूसरा, मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके सामान्य शासकीय व्यवस्था लागू करने में व्यापार उन्नति में सहायता की थी। ये एकदम सही है। ठीक है, इसमें भी डाउट है। और इंडो यूनानी शासकों ने पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय देशों को घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। ये भी दोस्तों एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शकों, पहलों और कुषाणों के मध्य एशिया देशों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहयोग दिया था। ये भी सही है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक दृष्टि से एक और कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मध्य अवधि का एक विशेषीय विदेशी व्यापार में वृद्धि स्वीकार किया जाता है, किंतु राजनीतिक दृष्टि में एक और नहीं हुआ था। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि में एक और नहीं हुआ था, इसमें बताया गया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसीलिए गलत है। जबकि मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार में उन्नत सहायता दी थी। ठीक है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये देखिए, पुरानी स्मारक और उनकी विशिष्टता, सांची स्तूप है, नालंदा स्तूप है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है और बौद्ध जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व। और चलिए देखते हैं, दूसरे पेज पर है और सारे, और जुन्नार है ऑप्शन सी, और ये डी एलोरा, सारीपुत्र मैग्दुल्यात अस्थि व्यक्ति युक्त और मृदुल विन्यास वाले चैत्यग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है बताया गया है। ठीक है, अभी कैसे देखें, आधा पेज उधर आधा पेज इधर है, तो देख लेते हैं। ए का 3 बताया गया है, इसमें ए का 3 बताया गया। तो ए का क्या है? सांची स्तूप। ए क्या है दोस्तों? ए है सांची स्तूप। ठीक है, ए क्या है? ए है सांची स्तूप। चलिए देखते हैं, ए को 3 बताया गया, तो सांची स्तूप क्या है? सात्री में मैग्दलियान के अस्थि अवशेषों से युक्त, सांची युक्त सात्री तथा मैग्दलियान के अस्थि अवशेषों से युक्त है। और बी का बताया गया है 1, तो बी है हमारा नालंदा। तो नालंदा, ये है नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध विहार स्मारक है। और सी का क्या बताया गया है दोस्तों? सी को बताया गया है 4, सी को बताया गया 4, ये है जुन्नर। यह वार्तुलीय विन्यास चैत्य ग्रह वाला है। और एलोरा हो जाएगा, एक ही बचा है ऑप्शन नंबर दूसरा, तो ये इसका एलोरा के क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हिंदू बौद्ध जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं सदी में करवाया था। महात्मा गांधी बुद्ध के अतिरिक्त सात्री और मैग्दलियान के अस्तित्व के अवशेष संरक्षित थे। ठीक है, इसमें जो सांची का स्तूप बनवाया था उसमें बुद्ध के साथ साथ सात्री और मैग्दलियान के चिन्ह अवस्थित थे। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में अवशेषों को अपने आंचल में समेट नालंदा बिहार एक प्रमुख पर्यटक स्थल, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जुन्नार प्राचीन उत्कृष्ट वस्तुओं की गुफाओं के किलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जुन्नार। ठीक है, फिर देखते हैं, यहाँ 150 शैल गुफाएं हैं, 10 चैत्यग्रह शेष विहार हैं। यहाँ वर्तुल विन्यास वाले चैत्यग्रह स्थित है। ठीक है, क्या वर्तुल विन्यास वाले चैत्यग्रह भी स्थित है। ये दूसरा देखते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। तो ये रही क्वेश्चन नंबर की व्याख्या। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये है सेट नंबर 2 का, 2012 सेट नंबर 2 का
पहला सीरीज, ठीक है। अब सीरीज नंबर 2 में हम लोग 11 से 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग सेट नंबर 1 जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आ गया है 2012 का, सॉरी सेट नंबर 1 2012 कंप्लीट होकर प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो जाइए देखिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात, जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।